Good morning, students. A very warm welcome to all of you. In this video, in which we will be solving worksheet of 14 अगस्त 2020, 14 अगस्त 2020 की वर्कशीट है। आज पहला सब्जेक्ट है मैथ्स और आज की जो वर्कशीट है वो NH टर्म ऑफ AP यानी AP के बारे में है। बिल्कुल स्टार्टिंग में उन्होंने हमको एक AP दिया है, बोला है इस 7, 10, 13, 16, 19 एंड AP। हमने कहा चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करते हैं? 10 - 7 सेकेंड टर्म में से पहली टर्म को माइनस किया, 13 - 10 थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दिया और 16 - 13 फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर दिया। हर अगली वाली एपी में से पिछली वाली एपी को माइनस किया। 10 में से 7 गया 3, 13 में से 10 गया 3, 16 में से 13 गया 3, तो ये एपी हो गई। व्हाट इज़ इट्स फर्स्ट टर्म ए? इसकी पहली टर्म क्या है? तो पहली टर्म है 7 और कॉमन डिफरेंस हमने अभी निकाला है 3। अब वो कहते हैं कि इफ़ आई से दिस ए पी एज 90 टर्म्स कैन यू फाइंड द 90th टर्म। बेटा वैसे तो फॉर्मूला होता है ये ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, जहाँ पे ए एन का मतलब होता है एन एच टर्म। पर मैं अगर आपको ट्रिक से सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ। अगर आपको निकालनी है ए 90 तो उसे निकालने का सिंपल तरीका होता है ए प्लस 89 डी, ए प्लस 89 डी। अगर आपको निकालना है ए 20 तो आप लिखेंगे ए प्लस 20 से एक कम 19 डी। अब ये ट्रिक है, इसको याद रखो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब अगला जो क्वेश्चन है वो कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन ए पी। पहले टर्म को कहते हैं ए, डिफरेंस को कहते हैं डी और लास्ट टर्म को कहते हैं एन एच टर्म। सॉल्व करते हैं आगे। एग्जाम्पल दे रखा है, फाइंड 127th टर्म ऑफ ए पी। तो हमने ए लिया, डी निकाला, 100 - 108 -8 आ गया और एन का फॉर्मूला लगा दिया ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब अगर मेरे वाले तरीके से करोगे तो सीधा ए प्लस 126 डी करना पड़ेगा। तो ये वाला जो आपका स्टेप है ना ये बच जाएगा, सीधा आ जाएंगे इस पे ए प्लस 126 डी माइनस यहाँ पे भी और ये प्लस, तो ये हो गया माइनस, और 108 में से 1008 माइनस करोगे तो आंसर आ गया -900। अब अगले में है कि ए पी का फर्स्ट टर्म 2 है और 10th टर्म 47। तो मैंने सीधा लिखा कि 10th टर्म 47, तो 10th टर्म को कैसे लिखेंगे ए प्लस 9 डी इज इक्वल्स टू 47। तो ये पूरे के पूरे स्टेप्स आपके कट गए मेरे वाले मेथड से, जिससे आपका आ जाएगा 47 में से 2 जाएगा 45 इज इक्वल्स टू 9 डी, ये भी कट गया। डी इज इक्वल्स टू 45/9, डी का आंसर आ गया 5। तो मैंने जो तरीका आपको बताया उससे आप यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। अगले 2 एग्जाम्पल्स आप देखिए अपने आप कैसे किए हैं। हम सीधा शुरू करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि फॉर ए प्लस 15 डी इज इक्वल्स टू 100 फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। बेटा ए प्लस 15 डी अभी किससे लिखवाया था, किस चीज़ के लिए वो यूज़ होगा? अगर 15 डी है तो ये किसके लिए यूज़ हुआ होगा? 16th टर्म के लिए। तो ये हो जाएगा ए 16 बराबर 100 और ए के नीचे जो छोटा सा लिखा होता है वो होता है एन, यानी एन की वैल्यू है 16। अगला क्वेश्चन है फाइंड 10th टर्म ऑफ दिस ए पी। ए पी है -43 -37 -31, ये निकाला हुआ है। ए पी -43 -37 -31, इसकी 10th टर्म निकालनी है। ए है -43, डी हो जाएगा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस किया तो डी की वैल्यू आ गई 5, क्योंकि बेटा दोनों माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और ए 10 क्या होता है? ए 10 होगा ए प्लस 9 डी। तो ए 10 हो गया ए यानी कि -43 प्लस 9 डी यानी 9 5 45, -43 प्लस 45 2। थर्ड क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एन फॉर एन ए पी कैन बी नेगेटिव। बेटा नेगेटिव नहीं हो सकती, फॉल्स, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। एन का मतलब होता है टर्म, तो 0 से स्टार्ट होता है, माइनस में नहीं जा सकता। अगले क्वेश्चन में ए दे रखा है 14 और ए 12 दे रखा है 124। तो हमने कहा जी ए की वैल्यू 14 है और ए 12 124। ए 12 को लिख सकते हैं ए प्लस 11 डी 124 और ए की वैल्यू तो दे रखी है 14, तो 14 पुट कर दिया। 14 प्लस 11 डी इज इक्वल्स टू 124। ये 14 प्लस हो गया, उस साइड जाएगा माइनस, 124 माइनस 14 110 11 डी, डी को अकेला छोड़ा 110/11, तो डी का आंसर आ गया 10। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपकी अगली वर्कशीट। अगर आप आंसर लिखना चाहें एक बार तो आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा बच्चों कि आप अपने आप सॉल्व करना सीखें, क्योंकि आपको मेथड तो एक्सप्लेन कर दिया गया है ना, फिर आंसर चेक करने के लिए देखिए कि आपके आंसर सही है या गलत है। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं।
दूसरी वर्कशीट है विज्ञान की यानी कि साइंस की वर्कशीट। साइंस की वर्कशीट आज ओम्स लॉ के ऊपर है। ओम्स लॉ में क्या है? In 1827, George Simon Ohm, a German physicist, derived a relationship between electric current I and potential difference V. This relationship is known as Ohm's law. तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या रिलेशन है, उन्होंने उसको निकालने की कोशिश करी, उसको कहते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है that current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends provided the temperature and other conditions remain unchanged। यानी कि अगर टेम्परेचर और बाकी कंडीशंस को आप चेंज ना करो तो किसी भी चालक का जो कंडक्टर है, जिसकी कोई भी जो चालक है, कंडक्टर है, उसका करंट और उसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, सेम हिसाब से बढ़ता है। आप करंट बढ़ाओगे पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, आप करंट कम करोगे पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा। मैथमेटिकली अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाऊं तो मैथमेटिकली का मतलब है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। V बढ़ाओगे I बढ़ेगा, V कम करोगे I कम का जाएगा, I बढ़ाओगे V बढ़ जाएगा, I कम करोगे V कम हो जाएगा। पर इस वाले साइन को हम मैथ्स में यूज़ नहीं कर सकते क्वेश्चंस में, हमें तो सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, हमने इसको हटा दिया और इसको हटाने की जगह एक नई चीज़ ले आए R। R का मतलब क्या होता है? R होता है रेजिस्टेंस। जब किसी चालक के अंदर से, किसी कंडक्टर के अंदर से करंट निकलता है तो वो कंडक्टर उस करंट को रोकने की कोशिश करता है, और जो वो कोशिश करता है उसको रोकने की, उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। अब साइड में दिया है वी आई का ग्राफ। इस वी आई का ग्राफ भी बनता है और वो ग्राफ होती है एक स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे आपका वी होता है, यहाँ पे आपका आई होता है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है, क्योंकि जितना वी बढ़ेगा बेटा उतना ही आई बढ़ेगा, फिर वी बढ़ा, फिर आई बढ़ गया, फिर वी बढ़ा, फिर आई बढ़ गया, तो इसीलिए एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है। अ स्ट्रेट लाइन प्लॉट शोज दैट द करंट थ्रू वायर्स इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इंक्रीज लीनियरली। मतलब जितना करंट बढ़ा उतना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा, इसी को ओम्स लॉ भी कहते हैं। आगे लिखा है, अब उन्होंने 1 ओम को भी डिफाइन किया, ओम की एसआई यूनिट भी लिखी। एसआई यूनिट होती है ओम की, ओम ही होती है वो साइंटिस्ट के नाम पे जिन्होंने ओम रेजिस्टेंस की डिस्कवरी करी थी। और अगर 1 ओम को डिफाइन करने की बात करी जाए तो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। 1 ओम को हम डिफाइन भी करेंगे अभी क्वेश्चन में। अब देखते हैं, उन्होंने एक और चीज़ यहाँ पे छोटे से शब्दों में लिखी कि नाइक्रोम क्या होता है। एक अलॉय होती है निकल, क्रोमियम, मैंगनीज और लोहे की। पहला क्वेश्चन है, स्टेट ओम्स लॉ, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन आई वी एंड आर, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वी एंड आई। तो मुझे लग रहा है उन्होंने इस पेज पे जितना लिखा है सब पूछ लिया। ओम्स लॉ भी पूछ लिया है, ओम्स लॉ लिखोगे तो मैथमेटिकल भी लिखोगे, रिलेशनशिप बिटवीन वी इज इक्वल्स टू आई आर भी लिखोगे, फिर ग्राफ भी बनाओगे। तो बेटा ये आपके अभी जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये पूरा पहले क्वेश्चन का आंसर है, पूरा, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं है, पूरा लिखना पड़ेगा आपको। चलिए मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ, मैं वापस दूसरे क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। तो ये कर दी मैंने चेंज। दूसरा प्रश्न है कि इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज इंक्रीज्ड व्हाट विल हैपन टू द करंट एज्यूमिंग द वोल्टेज रिमेन्स सेम। तो बेटा आपने अभी पढ़ा V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल्स टू क्या होगा, V अपॉन आर। V को उन्होंने कांस्टेंट रखा। इफ़ रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज इंक्रीज्ड व्हाट विल हैपन टू द करंट एज्यूमिंग वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। और वोल्टेज कांस्टेंट है तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अगर बढ़ाओगे तो करंट उसी हिसाब से कम होता जाएगा, क्योंकि इनके बीच में इन्वर्स का रिलेशन है, एक को बढ़ाने पे दूसरा कम हो जाता है। आपने सभी ने वो झूला देखा होगा बचपन में, अभी भी देखा होगा, ऐसे जो झूला होता है इसमें अगर ये वाली साइड नीचे चली जाए तो दूसरी साइड ऊपर चली जाती है, ऐसा ही कुछ संबंध इनके बीच में भी है। रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे तो करंट कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वोल्टेज V इन द सर्किट शोन हेयर। तो देखिए करंट दे रखा है 2 एम्पेयर और रेजिस्टेंस 13 ओम। मैंने सॉल्व कर लिया, I 2 एम्पेयर, R 13 ओम, V निकालना है, V इज इक्वल्स टू आई आर, तो I 2, R 13, 26 वोल्ट। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ़ देर आर 10 वोल्ट्स अक्रॉस अ 5 ओम रजिस्टर व्हाट इज़ द करंट। तो बेटा अब वोल्ट्स दे रखे हैं आपको 10 और रेजिस्टेंस दे रखा है 5। V इज इक्वल्स टू आई आर,
10 इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई 5, तो आई की वैल्यू आ गई 2 एम्पेयर। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, डिफाइन 1 ओम, तो सॉल्व कर लेते हैं। 1 ohm is the resistance of a conductor in which 1 ampere of current flows and it has potential difference of 1 volt across its ends। PD का मतलब potential difference। तो ये आपकी आज की साइंस की वर्कशीट के आंसर्स हैं। मुझे लगता है कि आंसर्स आपने नोट कर लिए होंगे। फिर भी मैं आपको 3 तक की काउंटिंग का टाइम दूंगा, उसके बाद मैं स्क्रीन को चेंज कर दूंगा। 1 2 3, स्क्रीन चेंज। अगली वर्कशीट आ गई हिंदी की, और हिंदी की वर्कशीट आज रचनात्मक लेखन के ऊपर है। संदेश शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से मानी गई है, जिसका अर्थ है खबर या समाचार प्राप्त करना। जब कोई व्यक्ति किसी कार्यवश किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे बात नहीं कर सकता, तब वह कोई जानकारी या समाचार या खबर संदेश के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। संदेश किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या समूहों को दिए जा सकते हैं। ये संदेश लिखित या मौखिक दोनों हो सकते हैं। संदेश सुखद और दुखद दोनों तरीके के होते हैं। कोई भी संदेश व्यक्तिगत और सामूहिक हो सकता है। संदेश लेखन के वक्त निम्न बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। सबसे पहले संदेश को किसी सीमा रेखा या बॉक्स में रखना चाहिए। संदेश की शुरुआत में संदेश शब्द अवश्य लिखें, उसके बाद संदेश में समय अवश्य लिखें। फिर मुख्य विषय में कम और प्रभावशाली शब्दों में उसका वर्णन करें। अंत में संदेश लिखने वाले का नाम अवश्य लिखें। संदेश लेखन की शब्द सीमा 30-40 शब्द होनी चाहिए। अगर चित्रों का उपयोग करना उचित लगे तो विषय अनुसार किया जा सकता है। शायरी, दोहे, श्लोक या कविता की आवश्यकता हो तो प्रयोग करें। संदेश में रचनात्मक और सृजनात्मकता होनी चाहिए। संदेश सरल और संक्षिप्त शब्दों में प्रभावशाली और विषय के अनुसार लिखा जाना चाहिए। विषय के अनुसार रंगों का भी प्रयोग किया जा सकता है। संदेश में इधर उधर की बातें ना लिखकर केवल विषय वस्तु पर ध्यान देना अति आवश्यक है। एक उदाहरण उन्होंने दिया है कि जन्मदिन की शुभकामनाएँ संदेश। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। दिनांक 10 मार्च 2020, समय 12:04 AM। रात को कौन बुलाएगा भाई। प्रिय बेटा अभिषेक, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें जीवन में। क्वेश्चन पढ़ते हैं सीधा। आप भी उपरोक्त बताई गई बातों का ध्यान रखते हुए दिए गए विषय पर संदेश लिखने का प्रयास करें। तो पहला है स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों के लिए शुभकामना संदेश, और संक्रामक बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए तो संदेश। बेटा मैंने दोनों बनाए हैं, लेकिन मैंने दोनों में हिंट बनाई है। कंप्लीट आपने खुद करना है। ये आ गया आपका पहला, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आप सभी रामलीला मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए आमंत्रित हैं। दिनांक 15 अगस्त 2020, समय सुबह 9 बजे, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन। आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और ये बीमारी, मैंने बीमारी में कोरोना की बीमारी के बारे में लिखा है। आप चाहें तो आप सभी बीमारियों के बारे में लिख सकते हैं। ऊपर संदेश लिखना ना भूलें। कोरोना वायरस के लक्षण, नीचे ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन जिसने इसको बनाया है। तो बच्चों, मुझे लगता है आप सभी को आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। कल 15 अगस्त है। आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा भारत की स्वतंत्रता का दिन। हम आपसे मिलेंगे कल सुबह फिर दोबारा, लेकिन कल भी वर्कशीट आएंगी। तो कल सुबह फिर मिलेंगे आपसे कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।